बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद फैज़ानुल हसन फैज़ साहब। आप हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फोकल पर्सन द इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर। आज हम सोलर के हवाले से बात करेंगे, इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ख़ुसूसी बात करेंगे। तो आइए फैज़ान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। थैंक यू सो मच कीमती टाइम देने का। आज हमें जानने को मिलेगा कि सोलर पार्क इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर में क्या किरदार अदा कर रहा है। जी सर, मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? जी बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है कि स्टार्ट आपने ले लिया तालीम से। इसकी हमने जिस डगर पे चल पड़े हैं, हमें उसमें पस मंज़र पता होना चाहिए कि कहाँ से वो बंदा यहाँ पे पहुँचा है। जी, जो मेरी इब्तदाई तालीम है वो मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से ही है। और मेरा एक शौक़ था रिन्यूएबल की तरफ, इस तरफ जाने का कि बिजली सस्ती हो। अब हमको उस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम यहाँ आए हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, वो उसको इंसानों के लिए काम करना चाहिए, उनकी बेटरमेंट के लिए। तो जिस वक्त मेरा प्लान बना था एफएससी के बाद इस तरफ जाने का, तो उस वक्त हमारे मुल्क में लोड शेडिंग काफ़ी ज़्यादा थी, बिजली काफ़ी महंगी हो रही थी। सो मैंने उस वक्त से ही एक प्लान कर लिया था कि इस फील्ड की तरफ जाना है जहाँ पर मैं डिलीवर करके लोगों को भी हेल्प आउट कर सकता हूँ। और उसमें एज आ इंस्टीट्यूशन इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर ने बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया, मेरे उस्ताद का बड़ा किरदार है इसमें। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे की वजह से ही इस मकाम पे आपके सामने बैठे हैं, इंटरव्यू आपको दे रहे हैं। ठीक। सर, ये इंजीनियर बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ, आपको था या वालिद साहब ने कहा कि आपने इंजीनियर बनना है? हाँ, इसमें कहीं ना कहीं मेरा अपना शौक़ भी था, लेकिन आपने जो बात की है वालिद साहब की तरफ से, उनकी तरफ से ज़्यादा था। ये जो अभी मैं आपको बता के आया हूँ, प्लान मैंने शिफ्ट किया, तो ये मेरे वालिद साहब की तरफ से ही था। मैं कहीं ना कहीं कंप्यूटर आईटी इंडस्ट्री को भी देख रहा था, क्योंकि मैंने बचपन से ही मेरे पास कंप्यूटर थे। अच्छा। जिस वक्त स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, तो मैं बिल्कुल ही क्लास, आप ये देख लें 1-2 में मेरे पास कंप्यूटर्स वगैरह थे, और उस वक्त मैं उस पर गेम करता था। और मैंने अपनी क्लास 4 में 5 में अपनी पहली वेबसाइट भी डेवलप कर ली थी, तो मेरा इंटरेस्ट इस तरफ था। लेकिन जब वालिद साहब की तरफ से ये बात की गई कि बेटा ये है 4-5 ऑप्शन, जिसमें से मेरी तरफ से सजेशन ये है, तो मैंने वालिदैन के फैसले को अपने फैसले पे फोकस दी, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ। ठीक था। ठीक। फैज़ान, ये बताइएगा कि आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया? जी, मैंने इसको जो है 2013 में एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया था। एंड आफ्टरवर्ड्स मेरा इसके साथ एक सिलसिला सा जुड़ गया कि फिर मैंने यहाँ से 17 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ मैं जॉब भी करता रहा। वैसे प्रोफेशनली अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो मैं पिछला 2013 से ही मैं अपनी अर्निंग भी खुद कर रहा हूँ, मैं अपना एजुकेशन भी खुद लेके चल रहा हूँ। और फिर उसके बाद 17 के बाद मैंने एमफिल अपना स्टार्ट किया, वो मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ। एंड देन आफ्टर दैट मज़ीद मेरी जो है आगे पीएचडी की तरफ भी चल पड़ा रुझान, वो भी कर रही हैं, कोर्स वर्क रिसर्च चल रही है उसमें। ठीक। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर सोलर पे चल पड़ी है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कितना % बिजली आप यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड कर रहे हैं और बाहर देने का भी इरादा रखते हैं बहावलपुर शहर को? जी, इस तरह से जी, इसका ये जो प्रोजेक्ट है ना, पहले इसकी बेस देख लेना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोजेक्ट 2008 का है। 2008 में जब बिलाल खान साहब वाइस चांसलर थे, तो उस वक्त उन्होंने एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की थी एडीबी के थ्रू। तो ये फिर विद द टाइम थोड़ा सा कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, डिले होते होते, तो ये इसका क्रेडिट जाता है वाइस चांसलर साहब को, डॉक्टर अतर महबूब साहब को, जिन्होंने आके इसको 2020 में 19 में इस पर वर्किंग स्टार्ट हमने की। 2020 में हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा फास्ट रैपिडली अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा करके 25 जनवरी को हमने इसका स्टेपिंग स्टोन रखा, इसको इफ्तिताह के लिए बुलाया। एंड देन विद इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ 6 to 7 मंथ्स हम लोगों ने इसको इनोग्रेट कर दिया। उसके बाद से इस्लामी यूनिवर्सिटी की टोटल कंजप्शन अपनी डे टाइम में सोलर पे शिफ्ट हो चुकी है। मतलब डे टाइम में सुबह 6-7 बजे से शाम के 4-5-6 बजे तक, जब तक दिन है, हम लोग वापडा से इंडिपेंडेंट हैं, खुद अपनी जनरेट करके इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा, ये सोलर पार्क आजकल हर बंदा अपने घरों में लगा रहे हैं, ये मुझे बताइएगा कि क्या वो ठीक तरीके से लगा रहे हैं, क्या एक्सपर्ट से मशवरा करते हैं, या जैसे प्लेट ली आके घर लगा दी? इस बारे में आप क्या कहेंगे एज एक्सपर्ट? देखिए जी, ये
जो है प्रॉपर एक फील्ड है, ये सिर्फ लेके आके लगा देने का नाम नहीं है जी। इसकी बैक एंड जो इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर इसकी डिजाइनिंग आती है, उसके एंगल्स हैं, टिल्टिंग, उसकी लोड कंजप्शन है कि देखना है, कैलकुलेट करेंगे आप कितना लोड चल रहा है। सपोज हम यहाँ बैठे हैं, इस वक्त कितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मौजूद हैं, हम उनकी रेटिंग देखेंगे, उनके पीक पे देखेंगे कितना वो एनर्जी कंज्यूम करती है, देन आफ्टर दैट हम एक सिस्टम डिजाइन करते हैं। वो जब आप एक पूरी कैलकुलेशंस के साथ, एक पूरी इंजीनियरिंग के साथ एक सिस्टम इंस्टॉल करवाएंगे तो ऑब्वियसली वो सिस्टम आपका लॉन्ग रनिंग भी होगा, आपको जो कॉस्ट इफेक्टिव उससे फ़ायदा चाहिए वो भी मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसे लेके लगा देंगे आप, उसकी प्रॉपर ऑपरेशन मेंटेनेंस को नहीं लुक आफ्टर करेंगे, तो जो सिस्टम आपका 20-25 साल चलना चाहिए जैसे बाहर चल रहे हैं, वो सिस्टम आपका यहाँ 2-4-5 साल में ख़त्म हो जाएगा, तो वो आप उतना मैक्सिमम से फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। मेरी सजेशन ये है कि जब भी आप लोग जाएँ इस पर शिफ्ट करें तो प्रॉपर इस पर कैलकुलेशन करवाएं एक्सपर्ट से। ये नहीं कि एक लोकल बैठा है कोई शॉप खोल के वो कहता है हाँ जी मैं आपको लगा देता हूँ और ये इंस्टॉल हो गया सिस्टम और ये चलेगा, ऐसा नहीं है। ये वो सिस्टम है कि जब आप इसको लगा देंगे प्रॉपर एक कैलकुलेशन, एक डिज़ाइनिंग के साथ, तो ये एटलीस्ट फॉर द 15 to 20 ईयर्स आपको चलेगा, और आपकी जितनी इस पर इन्वेस्टमेंट होगी वो हार्डली 3 to 4 ईयर में इन द फॉर्म ऑफ सेविंग रिकवर हो जाएगी। अच्छा, तो ये एक घाटे का सौदा नहीं है आपका। ठीक। सर, सोलर एनर्जी इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर में इब्तिदा हुआ है, किसने इब्तिदा किया है, कौन कौन लोग आए? जी, इसका जी इफ्तिताह जो था, इसमें बड़ी काविशें थी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की, जिसमें अख्तर मलिक साहब का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसमें अगर हम अपने इदारे में आ जाते हैं तो जो डॉक्टर अतर महबूब साहब की जो काविशें हैं वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये उनका विजन था, एक विजनरी लीडर होता है तो वो एक विजन लेके आता है, वो कल का सोचते हैं कि आज से 5 साल बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हम अभी भी डिले में थे, तो उन्होंने ख़ास इसमें इंटरेस्ट लिया और इतना फास्ट पेस के साथ इसमें काम बताया। मैं आपको कह रहा हूँ कि एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर हम लोगों ने इसको कंप्लीट करके और अब इसको रनिंग में ले आए हैं। और अभी भी आपको ये बताता जाऊँ कि वाइस चांसलर साहब ने ये नहीं कहा कि भाई यहाँ रुकना नहीं है, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया यहाँ नहीं रुकना आपने, दिस इज़ नॉट द एंड। अब हम लोगों ने अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल का प्लान करके सिस्टम उसके ऊपर अभी से वर्किंग करनी है, ताकि अगले 10 साल का हमारे, अब इस वक्त गोल हमारा है कि अगले 10 साल इस्लामिक यूनिवर्सिटी को कैसे हम लोगों ने वापदा से इंडिपेंडेंट करके अपना खुद कफील करना है कि खुद जनरेट, खुद यूटिलाइज, और उसमें कहीं हम ये भी प्लान सोच रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करें, मजीद लॉन्गर रन में सस्ती बिजली प्रोवाइड करें। ठीक। सर, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर द इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? जब से वो यूनिवर्सिटी में आए हैं, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, तो इस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं उन्हें टर्म करता हूँ अपना आइडियल में उन्हें मानता हूँ। एक विजनरी लीडर है, एक विजन के साथ आए हैं, और जो सबसे मेरी, जब उनसे मैं फर्स्ट मुलाकात को अपना थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ वाइस चांसलर साहब से, तो आई वॉज क्वाइट नर्वस कि यार अब वाइस चांसलर साहब हैं, क्या उनको बात बताऊंगा, कैसे कन्विंस करूंगा, क्या चीज़ होगी, किस तरह से बातचीत होगी। तो जब मैं गया तो बड़ा वार्मली उन्होंने किया और को वेलकम, देन उन्होंने डिस्कशन स्टार्ट की। तो ही वाज राइट देयर कि हर जगह पे हाँ ठीक कर रहे हो आप, ये प्लान है, मैंने कहा सर इस तरह एग्जीक्यूट करना है, एंड ही वाज लाइक बिल्कुल ठीक है आप इसको करें। तो वो लाइक कोई हर्डल्स नहीं क्रिएट की, विद इन अ सेकंड ही सेड कि ठीक है बेटा करें, चलें इस पे ये फ़ायदे का काम आप करें। तो ये एक विजनरी लीडर होता है कि वो बैक करता है हमेशा अपनी, जो उनके साथ एक उनकी पूरी टीम आ रही होती है, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बैक करेंगे, चलें। और जब भी इवन कभी भी बात होती है, नहीं वाज ऑलवेज लाइक कि गो फॉर इट, करें इस चीज़ को। सो ये आपको एज अ स्टाफ एम्प्लॉय, एक उनका एक जो टीम मेंबर है, काफ़ी मोटिवेट करती हैं कि यार देखें आपका बॉस आपको किस तरह लेके चल रहे हैं, तो हम भी अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ठीक। सोलर एनर्जी हर घर की ज़रूरत बनती जा रही है, इन फ्यूचर लोगों को क्या प्लान के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नो डाउट हम अभी भी इस ट्रेंड में 20 साल पीछे हैं। मैं कहता हूँ हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, अपने हमसाए इंडिया को देख लेते हैं कि वो भी हमसे तकरीबन 20-25 साल अभी भी आगे जा रहा है। जितना वहाँ एक छोटे छोटे कस्बे में, छोटे छोटे घर के ऊपर सोलर इंस्टॉल्ड है, उनकी जनरेशन से अगर हम अपने यहाँ प्लांट की कंपैरिजन करें तो हम उनके कहीं भी करीब नहीं है। तो हम लोगों का थोड़ा सा स्पीड करनी होगी। जैसे वाइस चांसलर साहब ने अभी यहाँ स्पीड दिया कि इस वक्त ये प्लांट पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लांट है, 2.5 मेगावाट। ये एक इदारा ही है जी, उसने एक स्टेप लिया कि हमने इस पर जाना है। उनको सर को नज़र आता था वाइस चांसलर साहब को कि फ़ायदा है। तो ये अब लोगों को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेशनल लेवल के ऊपर जो हमारी एनर्जी जनरेशन हो रही है वो ज़्यादा फॉसल फ्यूल से हो रही है, यानी ऑयल, डीजल, इस तरह की गैस वगैरह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जो महंगी पड़ती है। तो अगर कहीं ना कहीं आपको सस्ती बिजली चाहिए तो आपको विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको इस पर शिफ्ट होना पड़ेगा। और ये 20-25 साल का अगला आपने सुकून, अगर आपका एक अच्छा सिस्टम लग गया है पूरी प्लानिंग के साथ, उसमें कोई इस तरह से कोई नुकसानात नहीं है, प्रॉपर एक इंजीनियरिंग हुई है, तो आपको 20-25 साल सिर्फ सुकून से बैठ के बिजली इंजॉय करनी है। ठीक।
फैज़ान, इन फ्यूचर प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बात करूँ तो इस्लामिक स्टेट में कि नए प्रोजेक्ट कौन कौन से ला रहे हैं? देखिए जी, मैं अगर आपको स्पेसिफिकली रिन्यूएबल की तरफ बात कर दूँ तो इसमें हम लोग अभी सब कैंपसेस जो हैं, जैसे हमारी हिमियर खान है, बावल नगर है जी। अहमदपुर में भी बात चल रहा है। अहमदपुर हमने फेज़ 3 में रखा है। फेज़ 1 में हम लोग हिमियर खान और बावल नगर के उनको सोलराइजेशन करने जा रहे हैं। ठीक। और अगर उसके बाद हमारा फिर ये जो हमारा बगदाद में 2.5 मेगावाट लगा है, इसको हम लोग फ्यूचर एक्सटेंशन पे जा रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ ये डिमांड पूरी कर रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आप डेवलपमेंट देख रहे हैं कि वाइस चांसलर साहब ने एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी और बसाने का यूनिवर्सिटी के अंदर प्लान कर लिया, तो उसको मीट करने के लिए हमें सोलर भी बढ़ाना पड़ेगा अपनी एनर्जी जनरेशन। उसमें हम लोग जो है फ्यूचर एक पूरी उस पर वर्किंग भी हो रही है, हमारी अभी भी मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ हमारी बाहर इंटरनेशनली फर्म्स हमें कॉन्टैक्ट कर रही हैं। अच्छा। वो जब उन्होंने ये चीज़ देखी है कि यार इस एरिया में एक सोलर का ट्रेंड चल पड़ा है, वो लोग हमें रीच कर रही हैं, तो 2-3 पार्टीज़ के साथ अभी भी यूनिवर्सिटी टॉक्स में है, तो हम इसको भी इंशाल्लाह एक्सटेंड करने जा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास बगदाद में 2.5 मेगावाट मौजूद है, अब्बासिया कैंपस में भी हमारे पास है, रेलवे कैंपस में भी हम लोग करने लगे। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी की हर कैंपस में हर छत आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में सोलर से भरी हुई नजर आएगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि आपका रिसर्च आर्टिकल सोलर पर IUP पर जर्नल में इंटरेक्ट हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ये रिसेंटली, क्योंकि मैं काम तो काफ़ी टाइम से अपना करता आ रहा हूँ पिछले इस रिन्यूएबल फील्ड में, तो अभी रिसेंटली मैंने इस प्लांट के ऊपर अपना जो इस्लामी यूनिवर्सिटी में हमारा 3 मेगावाट तकरीबन 2.5-3 मेगावाट हो चुका है, उसके ऊपर एक लिखा था, वो भी रिसेंटली पब्लिश हुआ है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फोटो एनर्जी में। अच्छा। उसमें इस प्लांट की जो है मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस हम लोगों ने किया है, कंपेयर किया उसको कायद-ए-आज़म सोलर पार्क के साथ जो जाहिर हुआ था पाकिस्तान का नंबर 1 भी है विद रेटिंग, विद कैपेसिटी, और पहला भी प्लांट है, तो उसके साथ हमने उसकी परफॉर्मेंस रेशियो को भी कंपैरिजन किया है। अच्छा। उसकी वर्किंग, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफॉर्म अच्छा कर रहा है, हमारा सिस्टम काफ़ी अच्छा जनरेशन कर रहा है। और विद द टाइम जी इसमें मज़ीद हम लोग इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, इसमें मज़ीद एफिशिएंसी इसकी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल जर्नल है जिसमें भी मेरे उस्ताद का बड़ा किरदार है उनका, इसमें पब्लिश करवाने में। उनका मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर आबिया, चेयरमैन डॉक्टर अमजद साहब का भी बड़ा इसमें किरदार है। उन लोगों ने बड़ी एफर्ट्स किए और इंशाल्लाह अभी हम रुके नहीं, इस पर भी मज़ीद हम काम कर रहे हैं कि इस एरिया में हम रिसर्च को भी सोलर में काफ़ी आगे लेके जाएँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि वो एक शोबा है जो हम पीछे हैं। तो हम कहीं ना कहीं इसको भी आगे जो है वो लेके जाना चाह रहे हैं कि विद दैट कि हमने सिर्फ प्लेट लेके लगानी नहीं है, उसको बनाना भी है जी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी फिर परफॉर्मेंस भी बढ़ानी है, एफिशिएंसी भी, तो हम उसको भी साथ लेके चल रहे हैं इस वक्त। ठीक। ये तो हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, या मैं कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, तो ये पूछूंगा कि इससे हट के आपको अदब से लगाव है? जी बिल्कुल है, और मेरे जो वालिद साहब हैं वो एक अदीब भी हैं, उनका तकरीबन 40 साल का सहाफ़त में और इन चीज़ों में एक्सपीरियंस है, राइटर भी हैं। रिसेंटली अब उनकी किताब भी आई है नुकील हक़ाइक़ के नाम से, तो इंशाल्लाह इंटरव्यू के बाद वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा, तो वो भी आप पढ़िएगा। तो उनकी तरफ से एक चीज़ हमारे अंदर आई है, एक मल्टीटास्कर हमने उनको देखा, तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ हमारे अंदर आ गई कि मल्टीटास्किंग लिखने का भी एक रुझान था, और एक वो हमारी फिर एक फैमिली की वजह से वो एक कनेक्शन है अदब के साथ काफ़ी अच्छा। ठीक। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जिसको ज़्यादा पढ़ा हो आपने? जिसको ज़्यादा पढ़ा हो, देखिए मैं एक और आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, क्रिकेट का काफ़ी शौकीन हर एक की तरह, तो अगर आप मुझसे ज़्यादा ये वो पूछेंगे कि आप टॉप फेवरेट किस चीज़ को कहते हैं, तो मैं इसके आर्टिकल्स बहुत पढ़ता था। क्रिकेटर्स आते थे डिफरेंट, ये एक तरफ रुझान था, एक पैशन था एक टाइम पे क्रिकेट का, तो किताबों से ज़्यादा मैं अपना स्विच करता था हमेशा कि यार बस ये हर रोज़ ये चीज़ ही इसी चीज़ के ऊपर ही पढ़ता है। बाकी ये है कि जो बुक की किताब मिल जाती थी पढ़ी हुई, उनकी पूरी लाइब्रेरी थी घर में, तो पढ़ने बैठ जाते थे मुताले के लिए। फिर एक किताब आया करती थी, आप उसको जानते होंगे, हर एक बंदे ने पढ़ी, कौन क्या है। अच्छा। और एक नॉलेज के लिए, गेन करने के लिए, उसमें हर तरह की दुनिया की डेवलपमेंट, चीज़ लोगों के कारनामे, अचीवमेंट्स किस तरह उन्होंने किया, वो उसके अंदर होता था, और वो उसका एडिशंस आते थे, तो मुझे इंतज़ार होता था कि वो एडिशन कब आ रहा है। वो पढ़ के, और माशाल्लाह उससे जिक्र भी हुआ, वो भी वालिद साहब की तरफ से रुझान था कि यार ये किताब, जब भी वो टूर पर जाते थे तो वो कोई चीज़ खेलने के लिए नहीं लेके आते थे, वो किताबें लेके आते थे कि ये लें। ठीक। ये पढ़ें। आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? देखिए स्टार्ट तो वालिदैन से ही होता है आपका, कि अब आपको डायरेक्शन उन्होंने देनी है, आपको मोटिवेट उन्होंने करना है, एक ट्रैक पे उन्होंने डालना है, क्योंकि आपको नहीं पता, सारी बात, एक बच्चा है उसको आगे रास्ता नहीं पता, तो आपको अगर आपको कहीं एक मोटिवेशनल, एक विजनरी पेरेंट्स मिल जाए ना, तो वो बड़ा किरदार अदा करते हैं आपकी एक डायरेक्शन सेट करने में। फिर वो एक सफ़र चल पड़ता है, फिर दोस्त मिलते हैं, तो वो दोस्त आपको भी साथ लेके चलते हैं कि यार आओ, और ये बड़ा खुशनसीबी होती है कि अगर आपके सेम रूट पे आपके दोस्त हो,
वो आपको बड़ा फिर हेल्प करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि अच्छा बुरा टाइम आता है तो आपको अगर वहाँ सपोर्टिव एक मोटिवेशनल दोस्त मिल जाए तो वो आपका सफ़र जो है वो पता नहीं चलता गुजर जाता है। और कहीं ना कहीं उस्ताज़ा का तो आप वो ख़त्म कर ही नहीं सकते ना, कि आपने एक डायरेक्शन पे चल गए, आप डायरेक्शन पे आगे लेके जाना आपके उस्ताद ने। सफ़र में कंपेनियन तो आपके दोस्त होंगे, लेकिन आपको लीड किसने करना है? आपके उस्ताद ने, क्योंकि वो रास्ता देख चुका होता है। तो वो कहते हैं ये रास्ता है, ये रास्ता आप लोगे यहाँ पहुँचोगे। तो जो उस्ताज़ा को फॉलो किया और वो जहाँ पहुँचे आज, कहीं ना कहीं हमारे स्टार्ट से लेकर एंड तक उनका बिल्कुल इसमें किरदार है। हम कुछ भी नहीं है, मैं अपने आप को कुछ भी नहीं कहता, ये मेरे पेरेंट्स का, दोस्तों का, अपने उस्ताज़ा का इस चीज़ में है कि हम यहाँ बैठे हैं और आगे भी जो कामयाबी है जहाँ अल्लाह लेके जाता है उसमें यही इन्हीं लोगों का ही किरदार होगा। ठीक, आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी क्या है? लेकिन जी कामयाबी की कोई सिंपल एक डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन मैं इसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ कि एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है कि आप लगे रहें एक चीज़ के पीछे, आप अपने गोल आइडेंटिफाई करें। जिस वक्त आपने अपना एक डायरेक्शन सेट कर लेनी है ना कि जी मैंने इस तरफ जाना है, दिस इज एक्चुअली द पाथ है, इसको फॉलो करना है, फिर उसमें लग जाते हैं तो वो आपको लीड कर जाएगा उस मकाम पे, और जब आप उस मकाम पे पहुंच जाएंगे उसको आप कामयाबी कहेंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है जी, कंटिन्यूस एक एफर्ट है, चलते रहें, अपना गोल्स रखें सेट, अपने आप को मोटिवेट करें। तो अपने आप आपको मोटिवेट करने के लिए आप खुद मोटिवेशन होना चाहिए। गिरेंगे कि आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं आपसे लूँ डायरेक्शन लूँ। कामयाबी आपका माइंडसेट है। आपने कह दिया जी मैंने जाना है, मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, और देयर इज़ नो वे जो आपको रोक सके कि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। आपने सोच लिया कि भाई ये करना है मैंने, फिर एक शर्त यही है कि लग जाए पीछे। फिर आपने ये नहीं देखना कि यार ये हो नहीं पाएगा। ठीक, आपने कहा जी मैंने करना है और मैंने करना है, कोई नो नहीं है, तो फिर आप इंशाल्लाह उस मकाम पे भी पहुंच जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी भी होती है, और जब पहुंच जाए आपको वो अल्लाह की तरफ से कामयाबी भी मिल जाती है, आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं उस चीज़। ठीक, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका फेवरेट शहर कौन सा है? टूरिज़्म का जी बहुत शौक़ है। मैं कहता हूँ इसको एक आपकी मेंटल ये डाइट है, फूड है कि जिस तरह की रूटीन चल रही है, प्रेशर भी है लाइफ के अंदर, भाग दौड़ भी है कैरियर के लिए भी लोग, और डिप्रेशन भी एक लोगों के अंदर एग्जिस्ट करता है। आज का जो बहुत मसला भी स्टूडेंट्स के अंदर, प्रोफेशनल में हर बंदे में आप भी बैठे हैं, तो ये डिप्रेशन से निकलने का एक सोर्स है। मेरा जब स्टूडेंट बिल्कुल बैचलर्स में था तो हम लोग 6 मंथ्स के अंदर एटलीस्ट एक प्लान रखते थे। अभी भी मैं कोशिश करता हूँ 3-4 महीने में एटलीस्ट डे ऑफ लूँ और एक टूर पर जाऊँ। वो नॉर्दर्न एरियाज़ हर किसी के पाकिस्तानी के फेवरेट हैं, और स्पेशली इस एरिया के अंदर जो मौजूद है उसके लिए तो वो फेवरेट एक स्पॉट है कि वहाँ पर जाना। वहाँ जाके और कुछ नहीं, सिर्फ सुकून, अपने आप को इस रूटीन से आप निकाल के लेके जाएं और वहाँ जाके बैठें, और वो अपने माइंड को अपने रिफ्रेश करती हैं आपको। और उसके बाद मैं कहता हूँ आपकी वर्क एफिशिएंसी डबल हो जाती है। आप एक रूटीन से डल होते जा रहे हैं, आप एक टूर करें और देन अगेन आप टॉप पे हैं और आप अपना पीक एफिशिएंसीज के साथ जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा आप एरियाज़ का पूछ रहे हैं, देखें नॉर्दर्न एरियाज़ में तकरीबन अपना ये कवर कर चुका हूँ। अभी बलोचिस्तान का मेरा प्लान है कि बलोचिस्तानी को प्रोविंस रह गए जिसको एक्सप्लोर अभी मैं प्रॉपर्ली नहीं कर सका। बाकी आपका जितने नॉर्दर्न एरियाज़ हो चुके हैं वो देख चुका हूँ। और फेवरेट में बात करें, फेवरेट इस्लामाबाद है मेरा, ठीक है, कैपिटल भी है, और वो मैं तो कहता हूँ उसको, जो भावलपुर जो है वो बेसिकली एक मिनी इस्लामाबाद की है। लोगों के हिसाब से भी सुकून भी, यहाँ भावलपुर में आप देखें एक सुकून मिलता है। आप रात में निकलें माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, कोई आपने थॉट लेनी है तो मेरी मैं रात को लेट निकल जाता हूँ भाई, कोई डिस्कशन अपने साथ खुद बात होता है यार अच्छा ये करते हैं। सो इस्लामाबाद को आप टॉप ऑफ द लिस्ट रैंक कर सकते हैं। ठीक, खानों में क्या क्या पसंद है, फेवरेट डिश कौन सी है? खानों में कौन से खानों में जी मुझे बिरयानी पसंद है, हर पाकिस्तानी को पसंद है। उसके अलावा बोनलेस चिकन, हांडी कढ़ाई वगैरह, और चाइनीज़ हो गए, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट बिरयानी को ही रखूँगा। इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं आपके? इन फ्यूचर जो है जी अभी जिस तरह बताया आपको, रिसर्च के साथ भी शौक है कि मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ आर्टिकल्स में। फ़िलहाल अभी रिन्यूएबल का ही मैंने एक सेगमेंट ले लिया, क्योंकि इसमें एक ये वो स्लॉट है जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है। मैं अभी फ़िलहाल इसी की तरफ चल पड़ा हूँ, रिन्यूएबल में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। हमारा पाकिस्तान का एक ये मसला है दरीना, लोड शेडिंग, महंगी बिजली। तो मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ कि अगर मैं इसमें कोई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर गया तो ये मेरी सक्सेसफुल कैरियर एक होगा कि बस मैंने कुछ पाकिस्तानियों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया है। उसी चीज़ में हम लोगों ने इसको बेसिक से स्टार्ट किया है, अब रिसर्च भी कर रहा हूँ, और वालिदैन की दुआएं साथ रही इंशाल्लाह जी। आगे भी
इस चीज़ के अंदर कोई ऐसी कंट्रीब्यूशन हम करना चाह रहे हैं कि हर घर में बिजली हो। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 52% एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये कोई कम नहीं, हम तकरीबन आधी पॉपुलेशन हमारी ऐसी फार ऑफ प्लेसेस पे जहाँ पे बिजली उनके पास नहीं है। बेसिक नेसेसिटी है जी आज के दौर में। आपकी इंडस्ट्रीज से चलिए सपोज करें अगर वहाँ पे आधी भी 25% को भी आपने पहुँचा दी तो आपकी मुल्क की इकॉनमी भी बूस्ट होगी। और जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ इसके लिए कोई खर्चा नहीं है कि आपको पूरे नेटवर्क लेके वहाँ नहीं जाने, दूर दूर से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन लाइनें लेके जानी, आपने जाना है उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे आपने रूरल उन एरियाज़ को, क्योंकि इसके ऊपर भी मेरा इस वक्त रिसर्च का काम चल रहा है कि जो फार ऑफ प्लेसेस हैं, जैसे एमपी से गांव चले जाना, आप चोलिस्तान की बात कर लें, बिजली ले जाना वहाँ पे आसान काम नहीं है, क्योंकि 25 किलोमीटर के बाद हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको लाइंस बिछाना, आप पूरे टावर्स लेके जा रहे हैं, तो ये वो सोल्यूशन होगा कि आप उन एरियाज में जाएं, आइडेंटिफाई करें उन आबादियों को, वहाँ पे उनको जो है आप सिस्टम इंस्टॉल करके दें, गवर्नमेंट फंड करें और वहाँ पे एक स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री डेवलप करें जो वो बैकबोन है आपकी मुल्क की इकोनॉमी की भी। जिस वक्त वो चीज़ वहाँ पे मौजूद होगी तो वो देखें वो जो वहाँ पे लोग फिर रहे हैं वो एज अ वर्कर कंट्रीब्यूट करेंगे। अब वो इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करना हुकूमत का काम है। हम सजेशन दे सकते हैं कि वो जो फार ऑफ प्लेसेस हैं उनको अगर आप अब इस चीज़ में ले आते हैं, कोई छोटा मोटा काम वहाँ पर शुरू कर दें। और रिन्यूएबल आपको अबंडेंट हर जगह सोलर है, सूरज मौजूद है, प्लेटिंग आपने लगानी है, सिस्टम डिज़ाइन करना है, बिजली देनी है, वहाँ पे आपने इंडस्ट्री छोटी छोटी डेवलप करनी है और लोगों को उस तरफ आपने लगा देना काम, तो कहीं ना कहीं आपका मुल्क ऊपर है, आपकी इकॉनमी ऊपर जा रही है। तो ये हमारे कुछ प्लान्स भी हैं और अल्लाह करे कि हम लोगों को अपने वाइस चांसलर जब जैसे लीडर ही मिलते रहे आगे भी, क्योंकि मेरी तो गुड लक है कि जो काम लेके जा रहे हैं वो काम अल्हम्दुलिल्लाह होता है। कहते हैं जी चलें और ऐसे आगे मिलते रहेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कहीं ना कहीं हम कंट्रीब्यूट कर जाएंगे। ठीक। फैज़ान, शादी कर लिया आपने? नहीं जी। कब करने के इरादा रखते हैं? कब करने का प्लान? देखिए जी अभी अब कुछ गोल्स हैं, कुछ चीज़ें पेंडिंग है जो अपनी टिक लिस्ट रखी हुई हैं कि यार ये करना है, वो जैसे जैसे होती जाएंगी फिर, क्योंकि मैं अभी फुल उस चीज़ पे लग चुका हूँ। गोल मेरे ओरिएंटेड हमेशा से ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अपने गोल्स रखता हूँ। अच्छा। जैसे जैसे वो गोल्स होते जाते हैं तो आगे चलता रहता हूँ और मैं वो बंदा हूँ जो बड़ा पैशनेट रहता हूँ। जब तक मेरे गोल ना मैं सोता नहीं हूँ, मुझे नींद कई दफ़ा नहीं आती, मैं रहता हूँ कि यार आज मैंने ये काम करना था, क्यों नहीं हुआ। तो वो गोल्स आपको सोने नहीं देते। ड्रीम्स कहते हैं कि वो नहीं होते जो आपको रात को सोने के बाद आते हैं, वो होते हैं जो आपको असल में सोने नहीं देते। तो ये कुछ ऐसी 2-4 चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं, वो हो जाएंगी तो फिर वो पेरेंट्स को कह देंगे हमारे हाथ खड़े हैं, अब आप देख लें क्या करते हैं। ठीक। पाकिस्तान के मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? मौजूदा तालीमी निज़ाम लेकिन इसमें कई जगह पे अगर मैं आपको इसको आइडेंटिफाई करूँ, कुछ जगह पे मुझे खामियां लगती हैं। मैंने जैसे अपना बैचलर्स किया तो मैं कुछ NGOs भी और कुछ कंपनीज थी जिनके साथ मैंने लिंक्ड अप किया था, जर्मनी और अमेरिकन स्टेम एजुकेशन से भी लिंक करती थी वो। कुछ मैंने उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए थे छोटे मोटे, और उसमें मैंने 2 चीज़ें आइडेंटिफाई की थी जिसमें हम बड़ा लैग कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं ना कहीं एक किताबी कीड़ा बना दिया गया है सिस्टम को हमारे, कि यार ये बुक पढ़ेंगे आप, ये जो लाइन लिखी हुई है ये पढ़ लेंगे, ये लिख लेंगे पेपर में तो आप पास हो जाएंगे। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट की क्रिएटिव थिंकिंग को ख़त्म कर रहे हैं। वो अगर किताब आपने लिखी है तो मैं आपका जो आपने लिख दिया मुझे वो अल्फाज लिखने हैं, मैं उसमें अपनी मैं होना ये चाहिए मैं वो लाइन पढ़ूँ और मैं एक लाइन जनरेट करूँ एक तो अपने सोच के मुताबिक कि आपका ये मकसद था, और वो लिखूँ और उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। ये बहुत बड़ी खामी नजर आई। और दूसरी बात कि जी वो जो स्टेम एजुकेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स थे तो वो मैंने काफ़ी इंटरेस्ट से किए थे सिर्फ सीखने के लिए कि आखिर एक जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ। उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि मैंने डिफरेंट सिटीज़ में विजिट किया था, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद में, फैसलाबाद में, तो वहाँ वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट लोग करना चाह रहे थे। उसमें ये था कि आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करवाएं स्टूडेंट लेवल पे, कि एक बच्चा है क्लास 1 में, क्लास 2 में, उसको जाके डिफरेंट टास्क दिए जाते थे कि जी ये वो एरिया है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं, ये बताएं यहाँ पे बच्चों सोचो अपने दिमाग से और बताओ कौन सी बिल्डिंग बनाई जाए जो हमें उन चीज़ों को सस्टेन सर्वाइव करने में मदद देगी। तो बच्चा सोचता था, वहाँ पे उनको डिफरेंट हम लोग एक्टिविटीज़ देते थे, कुछ सिनेरियोज क्रिएट करके देते थे ताकि उनकी थिंकिंग, एक क्रिएटिव थिंकिंग इंक्रीज हो। जब ये चीज़ है कि बच्चा सोचेगा आउट ऑफ द बॉक्स तब वो कोई चीज़ क्रिएटिव कर पाएगा ना। अगर आपने किताबी कीड़ा ही बनाना है तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चा भी वही पढ़ेगा, वो आगे पढ़ाएगा भी वो। अगर आप कुछ एक रिसर्च अपने मुल्क को आगे लेके जाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा कि किताबों से निकलो, पढ़ो सही,
नॉलेज लो, लेकिन बाउंड ना होकर सिर्फ ये रह जाओ कि यही आपने डेफिनेशन ही लिखनी है। जिस वक्त आपका एजुकेशन सिस्टम इस तरह शिफ्ट करेगा, यहाँ पे अच्छे अच्छे रिसर्चर्स भी निकलने हैं जिनका दुनिया में ना आप खुद ऐसी ऐसी चीज़ें इन्वेंट करना शुरू कर देंगे कि जो आप बाहर देख के कहते हैं कि वाह उस कंट्री ने वो कर दिया वो कर दिया। ये छोटा सा शिफ्ट करना है आपने कि स्टेम एजुकेशन की तरफ चल पड़े। ठीक, आपकी आइडियल पर्सनैलिटी कौन है? आइडियल पर्सनैलिटी, लेकिन जी आइडियल पर्सनैलिटी में 2-4 लोगों को मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैं लोकली अपने अगर घर से शुरू करूँ, अपने फादर, फिर अपने मेरे ताया जान डॉक्टर फैज़ुल हसन नसीम साहब, उनको प्राइड परफॉर्मेंस है वो भी, उनसे नाम भी मेरा कुछ मिलता जुलता है और कहीं ना कहीं उनसे मैंने सीखा है कि कैसे मुश्किल हालात में सरवाइव करके आपने गोल अचीव करने हैं। जब आपके वो लोग ये कह रहे हो तुम नहीं कर सकते, तो वो चीज़ कैसे आपने अचीव करनी। फिर अपने फादर को देखा कि यार कैसे हमेशा वो कहते हैं कि हर हाल में खुश रहो, जो बुरा टाइम है मैंने कभी उनको डिप्रेस नहीं देखा, परेशान नहीं देखा। मुश्किल भी होना तो मतलब यार क्या हो गया, कहते ये मसले हो गए, मैं मुँह बना के नहीं यार खड़े, ये को बात इतना बड़े मसले को। तो ये कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो आपकी ग्रूमिंग करते हैं, आपका माइंडसेट, आपकी आइडियल बनते जाते हैं। फिर मैं अगर अपने प्रोफेशनली यहाँ आता हूँ, कैरियर को लेके चलता हूँ, जितना मेरा पीछे प्रोफेशनल कैरियर आया उसमें मैं डॉक्टर अतर महबूब साहब को रैंक करता हूँ पर टॉप पे। रीज़न ये है कि इज सच एन अमेजिंग लीडर कि दिल खुश होता है काम करने का। देखिए ना, एक बंदा होता है वो वर्क कर रहा है और अगर उसको और कुछ नहीं एक थपकी भी मिल जाए ना तो वो कहता है कि यार ठीक है, बॉस की तरफ से बड़ा खुश। तो उनको मैं रैंक करता हूँ। फिर आप ऊपर जाते हैं तो मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का बड़ा फ़ैन था, उनकी कंट्रीब्यूशन का, उनको मैंने काफ़ी स्टडी किया है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जिनको मैं सबसे टॉप पे रैंक करूँगा वो कायद मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ नेशन, कि उनकी लाइफ को मैंने बड़ा इस मामले में स्टडी किया कि आखिर किस तरह उन्होंने ये इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल किया, किस तरह ये पाकिस्तान। तो ये कुछ लीडर हैं, मैं इनको बड़ा फॉलो करता हूँ, इनसे मैं मोटिवेशन लेता हूँ। ठीक, लाइफ का पर्पज़ ये है कि जब आपने मोटिवेशन अपने जिनको आप लीडर बनाते हैं, गुरु आप आइडियल बना रहे हैं, तो उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। सो ये कुछ वो लीडर हैं। फिर अगर आपने अपनी लाइफ के बारे में आ रहे हैं कि इंसान को लाइफ में किसी को रोल मॉडल, तो वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको लेके आपने लाइफ अपनी गुजारनी है, इनका अस्वा हुस्ना हमारे पास पड़ा है। ये कुछ मेरी ज़िंदगी में है जिनसे मैं सीख रहा हूँ। ठीक, आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, आवाम को क्या पैगाम है आपका एज इंजीनियर? एज एन इंजीनियर देखिए जी, एज एन इंजीनियर तो ये है कि अपने आप मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करें। आप जितना हो सकता है अपने छोटे छोटे जगह के ऊपर आप अपना रिन्यूएबल सिस्टम अगर कोई कर रहा है तो अपने सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करें अपने घर पे। उससे ये होगा कि हमारे नेशनल ग्रिड पे जो एक लोड है वो ज़रा किसी हद तक कम होगा, जो महंगी बिजली बन रही है वो कम होगा, हमें इकोनॉमिकली भी मुल्क को भी फ़ायदा होगा। और बिजली सेविंग करें। ये जो अब फजूल में लाइट्स वगैरह हम चला देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, हम कहते हैं यार कोई नहीं, कुछ लोग अफोर्ड भी कर लेते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे जो आप सेविंग करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों को शायद इसकी बहुत ज़रूरत है। सो मेरा तो यही पैगाम है कि सेव करें एनर्जी, मुल्क भी आपका ग्रीनर होगा, मुल्क आपका तरक्की भी करेगा और इसी तरह ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक फैज़ान, थैंक यू वेरी मच बात करने का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। इंजीनियर मोहम्मद फैज़ल हुसैन फैज़ से बात कर रहे थे, तो हमने डेवलपमेंट के हवाले से बात की, आपकी ज़ाती लाइफ के हवाले से बात की। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।